वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस 302 वाले कोड के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर नंबर 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो दूसरा पेपर है उसमें आपको पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। तो राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के जो पॉल 302 वाला कोड है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शामिल है। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जो इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो पब्लिक मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो वीडियो बनाए होंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। बीए पंचम सेमेस्टर की बहुत मतलब कि 3-4 वीडियो इससे पहले बना चुका हूं मैं, तो उनको अभी आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलें, बीए पंचम सेमेस्टर यानी कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चले, अगला प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेशन को लिया गया है एड प्लस मिनिस्ट्रेरे, मतलब कि मिनिस्टेरे, ये शब्द एड और मिनिस्टेरे से मिलकर के बना कौन सा शब्द है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका ये जो शब्द लिए गए हैं किस भाषा के हैं, तुर्की भाषा के, ग्रीक भाषा के या लैटिन भाषा के या किसी भाषा के नहीं है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन शब्द है ये, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोक प्रशासन का क्या अर्थ होता है, फटाफट से आप बताएंगे लोक प्रशासन का क्या अर्थ होता है। देखिए, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा या लागू करना होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, लोक प्रशासन के बारे में आप सभी लोग पहले से जान चुके होंगे। इसको मैंने आपको एक वीडियो में लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में पूरा विस्तार समझाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन से लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। लोक प्रशासन का मतलब होता है जन प्रशासन, जनता का प्रशासन, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पोस्ट कार्ब कौन सा तत्व है। पोस्ट कार्ब कौन सा तत्व है, योजना का, संगठन का, मूल्यांकन का या समन्वय स्थापित करने का या फिर इन सभी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी का है। पोस्ट कार्ब जो शब्द है ये आपका POS, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इसका मतलब स्पेलिंग होती है पोस्ट कार्ब की POSDECRB, ठीक है। ये आपके शब्द होते हैं, इसी को पोस्ट कार्ब बोलते हैं। पी का मतलब होता है प्लानिंग करना यानी कि योजना बनाना, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग करना यानी संगठन बनाना। यस का मतलब होता है स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन देना। ई का मतलब होता है एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना, ठीक है। और इसके अलावा सी का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जिसको आप बोलते हैं। सीओ, ठीक है, कॉर्ब यहाँ पर सीओ कर लेंगे, सीओ यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित करना एक दूसरे में। आर का मतलब होता है रिपोर्ट देना यानी रिपोर्टिंग करना, आर, ठीक है। और बी का मतलब होता है बजटिंग यानी बजट तैयार करना। तो इस तरीके से योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन देना, मूल्यांकन करना, समन्वय स्थापित करना, रिपोर्ट देना और बजट तैयार करना, ये पोस्ट कार्ब का अर्थ है। लूथर गुलिक महोदय ने इस विचारधारा को दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे अलग अलग शब्दों के अर्थ आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको इसीलिए मैंने इकट्ठा सब कुछ बता दिया। या ऑप्शन इसका यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से है। प्रशासन का संबंध किससे है, कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से है। प्रशासन का मतलब ये कथन किसका है, ये कथन है लूथर गुलिक का, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। यह कथन किसका है, फटाफट से आप बताएंगे। एल.बी. व्हाइट, लूथर गुलिक, वुडरो विल्सन या फिर पिकनर। तो ये कथन है वुडरो विल्सन का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है पोस्ट कॉर्ब का प्रतिपादन किसने किया। पोस्ट कॉर्ब का प्रतिपादन किया था लूथर गुलिक ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है पोस्ट कॉर्ब का पहला शब्द क्या है। पी शब्द है, पी का मतलब होता है प्लानिंग करना यानी योजना बनाना,
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है। देखें अगर ये कथन आपसे पूछे तो ये कथन किसका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कथन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ये कथन देखिए, इस कथन को वुड्रो विल्सन ने कहा है। ये बात भी ध्यान रखेंगे किसने कहा है, वुड्रो विल्सन ने भी कहा है। और आप बता दूं कि कहीं ना कहीं पे इसको एल.डी. व्हाइट वैसे नहीं कहे हैं, इसको वुड्रो विल्सन और एल.डी. व्हाइट की परिभाषा दोनों की रही है। वुड्रो विल्सन ने एक परिभाषा और दी थी कि कानून को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने का की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया होती है। ये वुड्रो विल्सन की परिभाषा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में पहला दिया गया था, देखिए इसमें जो मैंने पहला ऑप्शन बता दिया था आपको, लोक प्रशासन में वो सभी कार्य आ जाते हैं। यहाँ पर लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें वुड्रो विल्सन नहीं, इसमें एल.डी. व्हाइट होगा। इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल.डी. व्हाइट इज राइट आंसर। एल.डी. व्हाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एल.डी. व्हाइट ने एक परिभाषा और दी है कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण ही प्रशासन होता है। और एल.डी. व्हाइट की यही परिभाषा जो यहाँ पर दी गई है, लोक प्रशासन में वो सभी कार्य शामिल हो जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। ये एल.डी. व्हाइट की परिभाषा है। तो एल.डी. व्हाइट अगर ऑप्शन में दिया है तो करेक्ट आंसर वही होगा। तो इसका भी एल.डी. व्हाइट होगा। ठीक है, और इसके बाद में इसका भी एल.डी. व्हाइट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रोफेसर व्हाइट, प्रोफेसर एल.डी. व्हाइट, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से लोक प्रशासन का महत्व है, लोक प्रशासन का क्या महत्व है, फटाफट से आप बताएंगे। रक्षा या लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक या सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। देखिए, तो ये लोक प्रशासन के सभी महत्व हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया, तो वो प्रश्न आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था प्रशासन वाला, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लूथर गुलिक मतलब कि इसका क्या होगा, प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से है। ये कथन किसका है, ये कथन लूथर गुलिक का है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये कथन किसका है, लूथर गुलिक का है। ओके, और लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। ये कथन किसका है, एल.डी. व्हाइट का है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसका है, एल.डी. व्हाइट का है। ओके, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक प्रशासन के विकास का कौन सा चरण संकट का काल कहा जाता है, बताएं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण या तृतीय चरण या फिर चतुर्थ चरण। आपसे यहाँ पर 4 प्रश्न तैयार हो गए आपके। एक तो लोक प्रशासन का प्रथम चरण कब से कब तक माना जाता है, 1887 से 1926 तक। द्वितीय चरण 1926 से 1937 तक। तृतीय चरण 1838 से मतलब 1800, यहाँ पर 1800 कर लेंगे। ठीक है, 1887 से 1926 बिल्कुल ठीक है, 1927 से 1938। यहाँ पर आपका तृतीय चरण जो होगा 1938 से 1948 तक होगा। ठीक है, चौथा चरण जो होगा 1948 से 1970 होगा, तो यहाँ पर 19 कर लेंगे, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक है, 1900 आप कर लेंगे, इसको करेक्ट आंसर क्या कर लेंगे, इसको 19। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन के विकास का कौन सा चरण संकट का काल कहा जाता है, चतुर्थ चरण 1800 मतलब 1948 से 1970 का काल संकट का काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने नवीन आर्थिक नीति कब घोषित करी, तो भारत सरकार ने नवीन आर्थिक नीति घोषित कब करी, 1991। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख किसने लिखा, तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख लिखा है किसने, वुड्रो विल्सन ने लिखा। कब लिखा, तो उन्होंने 1887 में लिखा था, ये बात ध्यान रखेंगे। कब, 1887 में इनका ये लेख प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था कब, फटाफट से आप बताएंगे। 1926 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल.डी. व्हाइट की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक लिखा है बिलोबी ने। किसने लिखा है, बिलोबी ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं बिलोबी, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई, 1927 में प्रकाशित हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं
फ्रेक जे गुडनाउ, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की व्याख्या किसने करी? तो इसकी व्याख्या लुथिर गुलिक ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतांत्रिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, बताएं। लोकतांत्रिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक दूसरे से किसने अलग माना? तो पॉल महोदय ने अलग माना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर, लोकतांत्रिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका पूर्ण सहभागिता, उद्यमों का संचालन और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह, इन सभी में भूमिका होती है लोक प्रशासन की लोकतांत्रिक राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना तथा अमीर व गरीब का अंतर मिटाना, ये किसका कथन है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य का कौन सा पक्ष है? नियामकीय राज्य, सेवी राज्य या साम्यकर्ता राज्य? तो आधुनिक राज्य का पक्ष जो है ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से किसने कहा कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन मतलब प्रशासक नैतिक अभिकर्ता के रूप में काम करता है? तो लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक जो होता है नैतिक अभिकर्ता है, ये कथन है किसका? अडवे टीड का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, लोक प्रशासन में वैश्वीकरण और उदारीकरण प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आया है? लोक प्रशासन में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया में जो परिवर्तन आया है वो सकारात्मक भूमिका में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी निवेशन हुआ है। बाजारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया है। तो लोक प्रशासन में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया का ये प्रभाव पड़ा है, ये परिवर्तन आए हैं उसमें। डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले, प्रश्न है पद सोपान की विशेषता कौन सी है, बताएं। पद सोपान की विशेषता कौन सी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पद सोपान की विशेषता बताएं। देखिए, पद सोपान की विशेषता की अगर बात करें तो पद सोपान की विशेषता कौन सी है इनमें से? नेतृत्व, जटिलता या लचीलापन? तो पद सोपान की विशेषता है नेतृत्व। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संगठन के आधार को क्या कहते हैं? संगठन के आधार को 4PS बोलते हैं। क्या बोलते हैं संगठन के आधार को? 4PS बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, 4PS किसको बोलते हैं? संगठन के आधार को 4PS भी जानते हैं, 4PS के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग समझ रहे हैं प्रश्नों को बड़े अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे देखिएगा, अच्छा 4P का मतलब समझते हैं? एक का मतलब क्या होता है? 4P का मतलब जानते हैं? एक पी का मतलब होता है पर्पज यानी प्रयोजन, दूसरे का मतलब होता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, तीसरे का मतलब होता है पर्सन यानी व्यक्ति, और चौथे का मतलब होता है प्लेस यानी स्थान। ठीक है, तो लूथर गुलिक महोदय की अगर बात की जाए तो उन्होंने विभागीय संगठन के 4 आधारों को 4PS कहा, ये बात ध्यान रखें। किसने दिया है विशेषता? लूथर गुलिक ने दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, 4PS ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आज हम संगठन मानव के युग में, आज हम संगठन मानव के युग में रह रहे हैं, ये किसने कहा था? आज हम संगठन मानव के युग में रह रहे हैं, ये कथन कहा था WH व्हाइट ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनने वाला प्रत्येक मानवीय समुदाय ढांचा ही संगठन होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था JD मूने ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता है? देखिए, कार्य का विभाजन और नियम और व्यवस्थाएं, स्थायित्व, ये सब जो हैं विशेषताएं होती हैं औपचारिक संगठन की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, पद सोपान के सिद्धांत को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा किसने दी? पद सोपान के सिद्धांत को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा जो दी है वो मूने थारेली ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी लेख किसने लिखा है? तो इस लेख को लिखा है AR इस चेंकर ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नौकरशाही एक विनियमित प्रशासकीय प्रणाली है जो अतः
जो अतः मतलब कि अंतः संबंधीय पदों की श्रृंखला के रूप में संगठित होती है, यह कथन किसका है? बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। नौकरशाही एक विनियमित प्रशासकीय प्रणाली है। बताएं। नौकरशाही एक विनियमित प्रशासकीय प्रणाली है जो अतः मतलब कि अतः संबंधीय पदों की श्रृंखला के रूप में संगठित होता है। यह कथन कहा था किसने? यह कथन कहा था ग्लैडन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक प्रकार का संगठन कहा जिसकी विशेषता है योग्यता के आधार पर चयन, पद मतलब पदों का पद सोपान और पद एवं पदाधिकारी का पृथक्करण। ये सब मैक्स वेबर ने पद सोपान के बारे में बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर तो सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नौकरशाही का प्रकार है? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही और संरक्षक नौकरशाही, ये तीनों जो हैं ये नौकरशाही के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मैक्स वेबर ने सत्ता का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो मैक्स वेबर ने सत्ता का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 भागों में सत्ता का वर्गीकरण किसने किया? मैक्स वेबर ने किया, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी शब्द का उदय किस भाषा से हुआ है? तो ये फ्रेंच भाषा से हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नौकरशाही के आदर्श रूप मॉडल की रचना किस प्राधिकार के आधार पर की गई है? परंपरागत प्राधिकार या कानूनी प्राधिकार या करिश्माई प्राधिकार या फिर बिना किसी प्राधिकार के आधार पर? देखिए, नौकरशाही की अगर बात करें या सत्ता की बात करें तो वेबर ने जो सत्ता का वर्गीकरण किया था वो 3 प्रकार की सत्ता, एक परंपरागत सत्ता, एक कानूनी सत्ता और एक करिश्माई सत्ता, ये 3 सत्ता के बारे में मैक्स वेबर ने बताया था। अब प्रश्न ये पूछा गया कि नौकरशाही के आदर्श रूप मॉडल की रचना किस प्राधिकार के आधार पर की गई है? तो कानूनी प्राधिकार पर के आधार पर की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, बेबर की नौकरशाही मॉडल की विशेषता क्या है? बेबर की नौकरशाही की विशेषता है प्रशासनिक नियम, पद सोपान और निर्व्यक्तिकरण, मतलब कि निर्व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब कि किसने लिखा है इस रचना को? तो इस पुस्तक के लेखक है मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव संगठन संबंधी विचारधारा प्रमुखता देती है संगठन के सिद्धांतों को, संगठन की संरचना को, संगठन में मानव को या संगठन में कार्य के नियमों को? बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बढ़िया प्रश्न है। मानव संबंधी विचारधारा प्रमुखता देती है किसको? वो देती है संगठन में मानव को प्रमुखता। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स पुस्तक के लेखक। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स पुस्तक को लिखा है रोथलिस, बर्जर और डिक्सन ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव संबंधी विचारधारा निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? औपचारिक संगठन पर या लाल फीताशाही पर या विशेषीकरण पर या फिर अनौपचारिक समूह पर? तो मानव संबंधी जो विचारधारा है वो अनौपचारिक समूह पर ध्यान केंद्रित करती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव संबंधी विचारधारा की आधारशिला क्या है? हाथोर्न या फिर मिशिगन प्रयोग या फिर ओहियो प्रयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव संबंधी विचारधारा की आधारशिला है हाथोर्न। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथोर्न। हाथोर्न प्रयोग किसने किया? तो हाथोर्न प्रयोग जो किया था वो एल्टन मेयो ने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला है, मानव संबंधी विचारधारा के लाभ है। मानव संबंधी विचारधारा के लाभ की अगर बात करें तो श्रमिक और प्रबंध में अच्छे संबंध होते हैं, बिल्कुल ठीक है। श्रमिकों की अनुशासनहीनता में कमी, ये मानव संबंधी विचारधारा के लाभ हैं। श्रमिकों की अनुशासनहीनता में कमी और इसके अलावा हड़तालों, श्रमिक असंतोष जैसी समस्याओं से छुटकारा, अच्छे श्रम संबंधों से अधिक उत्पादन संभव। ठीक है, तो ये मानव संबंधी विचारधारा के लाभ हैं। इसमें डी हो जाएगा, ये सभी पूरे के पूरे सही हैं, 1 2 3 4 5 6 सब जितने हैं चारों। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब उत्पन्न हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो उत्पन्न हुई थी 1930 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथोड़ प्रयोग किसने किया? अभी मैंने आपको बताया एल्टन मियो ने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव संबंधी विचारधारा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो एल्टन मियो को माना जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न,
इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, मुख्य कार्यपालिका का गुण कौन सा है इनमें से, चरित्र उच्च तथा दोष रहित हो, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, या फिर ये सभी, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुख्य कार्यपालिका का गुण कौन सा है इनमें से, तो मुख्य कार्यपालिका के गुण की अगर बात करें तो इनमें से कौन से गुण होते हैं, तो बिल्कुल चरित्र उच्च और दोष रहित हो, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए मुख्य कार्यपालिका, ये सभी गुण होते हैं उसके। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर तो सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रपति में वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं, अध्यक्षात्मक में या संसदीय में। तो राष्ट्रपति में वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं किस प्रकार के राष्ट्रपति में, तो अध्यक्षात्मक शासन जहां पर होता है वहां पर राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियां उसमें निहित होती है, जैसे कि अमेरिका वगैरह में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथों में शक्ति नहीं होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है शक्ति। क्लियर, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मुख्य कार्यपालक के प्रशासनिक कार्य हैं, मुख्य कार्यपालक के प्रशासनिक कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है नियोजन संबंधी, बी है नियुक्ति संबंधी, सी है जांच संबंधी और डी है समन्वय संबंधी। तो मुख्य कार्यपालक की अगर बात करें तो इसके प्रशासनिक कार्यों की अगर बात करें तो इसके समन्वय संबंधी कार्य होते हैं मुख्य कार्यपालक के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय कार्य है, बजट बनाना, परामर्श देना या संदेश भेजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय कार्य होता है बजट बनाना, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य कार्यपालिका किसका राजनीतिक नेतृत्व करता है। तो मुख्य कार्यपालिका जो है ये राज्य का राजनीतिक नेतृत्व करता है, राज्य का। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कौन सी कार्यपालिका है, राजनीतिक, अस्थाई, एकल या बहुल। तो भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है वो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल कौन सी कार्यपालिका है, तो राजनीतिक कार्यपालिका है। अगला प्रश्न है, ऐसी कार्यपालिका जो वंश परंपरा के आधार पर गद्दी प्राप्त करते हैं वो कार्यपालिका कौन सी होती है, उस कार्यपालिका को क्या बोलते हैं, वंशानुगत कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहते हैं जिनके लिए शासन स्थापित किया गया है। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, एल.डी. व्हाइट या लेवास्की या फिर बिलोबी या इनमें से कोई नहीं। तो सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से रिलेटेड रहते हैं जिनके लिए शासन संबंधित मतलब शासन स्थापित किया जाता है, ये कथन कहा था एल.डी. व्हाइट ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो कि सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो क्या करता है, प्राथमिक कार्य करता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूत्र अभिकरण का उदाहरण है। तो सूत्र अभिकरण का क्या उदाहरण है इनमें से, देखिए विभाग, निगम या स्वतंत्र नियाम की आयोग है ये सूत्र अभिकरण, या इनमें से कोई नहीं है। फटाफट से आप बताएंगे सूत्र अभिकरण क्या होता है, बताएंगे फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूत्र अभिकरण की अगर बात की जाए तो सूत्र अभिकरण जो है इसका संबंध नीति निष्पादन से होता है और इनके हाथ में शक्ति होती है जिनके आधार पर ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिनके लिए शासन स्थापित किया गया होता है। ठीक है, अच्छा, ये सरकार के प्राथमिक कार्यों को और उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जनता से सीधा संपर्क होता है इनका। ठीक है, और विधायिका के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करते हैं। सूत्र अभिकरण के प्रकार में जैसे विभाग हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट, लोक निगम हो गया, स्वतंत्र नियामक आयोग हो गया, ये सब इसके जो है होते हैं उदाहरण। तो सूत्र अभिकरण के उदाहरण में ये सब आप लिख सकते हैं सूत्र अभिकरण के प्रकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उपरोक्त तो सभी यहाँ पर कर लेंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्टाफ अभिकरण का उदाहरण नहीं है। स्टाफ अभिकरण के उदाहरण की अगर बात की जाए तो स्टाफ अभिकरण के उदाहरण में क्या क्या शामिल है। देखिए, स्टाफ अभिकरण के उदाहरण में आपका प्रधानमंत्री कार्यालय शामिल है। ठीक है, मतलब बिल्कुल शामिल है। मंत्रिमंडल सचिवालय शामिल है। ठीक है, योजना आयोग शामिल है। तो लोक निगम इसमें शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टाफ अभिकरण का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन इसका लोक निगम। ठीक है, लोक निगम किस में होते हैं? सूत्र अभिकरण में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग किसके होते हैं? योजना आयोग जो होते हैं वो स्टाफ अभिकरण के एक प्रकार से कार्य होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, योजनाएं बनाना वगैरह ये सब होता है। योजना आयोग यानी प्लानिंग 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्टाफ अभिकरण के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? बताएं। परामर्श देना, आदेश देना, या सूचना एकत्र करना, या पर्यवेक्षण करना। स्टाफ अभिकरण के द्वारा इनमें से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? बताइएगा। स्टाफ अभिकरण के द्वारा देखिए सूचना संबंधी काम करता है। ठीक है, सूचना एकत्र करना, परामर्श देने का काम भी करता है, पर्यवेक्षण करने का भी काम करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। आदेश देने का काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा सूत्र अभिकरण का विभाग नहीं है? रेलवे, शिक्षा, वित्त, या गृह उद्योग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रेलवे, इसका वित्त नहीं है, बाकी शिक्षा, रेलवे, गृह उद्योग के सब है। अगला प्रश्न, योजना आयोग भारत सरकार के द्वारा कब स्थापित किया गया? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बजट शब्द अस्तित्व में कब आया? बताएं। बजट शब्द जो है अस्तित्व में कब आया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बजट शब्द जो है अस्तित्व में कब आया? बताइएगा सभी लोग। बजट शब्द अस्तित्व में आया, फ्रांसीसी शब्द से आया है ये। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बजट की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से किससे हुई? बूजट से हुई है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बूजट का मतलब चमड़े का थैला होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके बजट पेश करते समय बजट शब्द व्यंग स्वरूप अस्तित्व में आया था? तो व्यंग स्वरूप बजट शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट वालपोल के समय। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बजट होता है क्या आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, या वार्षिक आय व्यय का विवरण होता है? तो बजट होता है वो वार्षिक आय व्यय का विवरण। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बजट के कितने प्रकार हैं? बजट के प्रकार की बात करें तो बजट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बजट निम्न में से किसके नियंत्रण का माध्यम होते हैं? तो बजट जो होते हैं वो विधायी नियंत्रण का एक माध्यम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बजट में भारत में बजट पेश किया जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में, कॉमन सभा में, सीनेट में। तो कॉमन सभा और सीनेट तो यहाँ पर होती नहीं भारत में। भारत में लोकसभा इंपॉर्टेंट है, तो लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टाफ्ट आयोग का संबंध है किससे? टाफ्ट आयोग का संबंध है निष्पादन बजट से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। हुबर आयोग का गठन अमेरिका में कब किया गया? हुबर आयोग का गठन अमेरिका में किया गया था 1958 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय प्रशासन में कौन से चक्के हैं? बताएं। वित्तीय प्रशासन के कौन से चक्के हैं? बताएं। बजट, लेखा, या लेखा परीक्षण। वित्तीय प्रशासन के कौन से चक्के हैं? देखिए वित्तीय प्रशासन के बजट, लेखा और लेखा परीक्षण ये सब क्या होते हैं? ये सब बजट के क्या होते हैं भाई? ये सब बजट के चक्के होते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका इज राइट आंसर। ठीक है, बजट और लेखा परीक्षण ये वित्तीय प्रशासन के चक्के होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। लेखांकन रचनात्मक होता है जबकि लेखा परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है। यह कथन किसका है? यह कथन कहा था किसने? प्रोफेसर हेनरी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, लेखा परीक्षण का प्रारंभ कब से हुआ? लेखा परीक्षण का प्रारंभ 1866 में पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बजट तथा लेखा अधिनियम 1921 किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में किस अधिनियम में सबसे पहले इसके संकेत मिलते हैं? भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है लेखा परीक्षण की बात होती है। सी ऑप्शन करेक्ट, बी मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो इस पद की उत्पत्ति 1900 कब से मानी जाती है? 1976 से मानी जाती है। इसका आ करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे भारत में कोलगेट और 2G घोटाले सामने कब आए? तो कोलगेट एंड 2G घोटाले जो भारत में सामने आए वो CAG की सक्रियता से सामने आए। ऑप्शन नंबर इसका कैग जिसको बोलते हैं, CAG मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। विकास प्रशासन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रयोग किसने किया? UL गोस्वामी, विलियम वुड, या महात्मा गांधी, या फेरल हैडी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकास प्रशासन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था UL गोस्वामी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विकास प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? विकास प्रशासन का जनक कहते हैं जॉर्ज गैंट को। ऑप्शन नंबर इसका किसको बोलते हैं? जॉर्ज गैंट को प्रशासन विकास का विकल्प विकास प्रशासन का जनक मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो UL गोस्वामी ने किया था। 1955 में उनका एक लेख छपा था, डी स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसी में उन्होंने किया था। तो भारत के लिए विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाए अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गैंट की, तो उनको विकास प्रशासन का पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इसी काल में जो है इस शब्द का प्रयोग शुरू किया था। उनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स एंड मेथड्स, पहली बार 1979 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। तो जॉर्ज गैंट और इसके बाद में एडवर्ड बीडनर आते हैं, विकास प्रशासन के नए बड़े भविष्यकार माने जाते हैं ये। तो जॉर्ज गैंट जो हैं ये पिता माने जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे, अमेरिका के विद्वान हैं बड़े अच्छे। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विकास प्रशासन की विस्तृत व्याख्या किसने की? विकास प्रशासन की विस्तृत व्याख्या किसने करी है? बीडनर ने करी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, विकास प्रशासन की विशेषता क्या है? विकास प्रशासन की विशेषता परिवर्तनशील है, प्रजातांत्रिक भी है और आधुनिक भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है? विकास प्रशासन की विशेषता इनमें से देखिए अंतर्मुखी नहीं, बाकी जन सहभागिता, रचनात्मकता और प्रतिबद्धता, ये सब विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, विकास प्रशासन किन किन देशों में अपनाया जाता है? विकास प्रशासन जो है वो विकासशील देश में, विकसित देश में और अल्प विकसित सभी देशों में अपनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स संगठन जो बना है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इनमें से ब्रिक्स में जो है इंडोनेशिया शामिल नहीं है, जबकि भारत, रूस, चीन ये सब शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक विकास की तुलना मुख्यतः किससे की जाती है? तो प्रशासनिक विकास की तुलना जो की जाती है विकास प्रशासन से की जाती है। प्रशासनिक विकास की तुलना विकास प्रशासन से करी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि प्रशासनिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक विकास का मुख्य उद्देश्य है सामर्थ्य और दक्षता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, प्रशासनिक विकास तथा विकास प्रशासन में मुर्गी और अंडे का संबंध है, किसने कहा? ये डिग्स महोदय ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 1966 में किया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो लोक प्रशासन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से मैंने चर्चा करी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।